हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर, एक सुनसान और खतरनाक पहाड़ी हाईवे। बल्ली, ये मेरी आखिरी डिलीवरी है, उसके बाद ट्रक बेच दूंगा और हरिद्वार चला जाऊंगा। लेकिन भैया, आपने ये रूट क्यों लिया? लोग कहते हैं रात के बाद इस हाईवे पे कुछ चलता है। अरे सड़क पे नहीं बल्ली, डर लोगों के अंदर चलता है। तुम जितना डरोगे तुम्हारा डर तुम्हें उतना ही डराएगा। ट्रक कल्याणी गड़गड़ाते हुए चढ़ाई चढ़ रहा था। सामने था NH 317A, एक सुनसान हाईवे जो आधी रात के बाद मृत रास्ता कहलाता था। रात के 1:15 एक मोड़ पर बल्ली ने सड़क किनारे एक औरत को हाथ हिलाते देखा। भैया देखो, वो कोई है इस समय यहाँ। चलो ट्रक निकालो, मत देखो पीछे। लेकिन जब जग्गा ने शीशे में देखा, औरत ट्रक की छाया में दौड़ रही थी। कुछ दूरी पर ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती है। तभी सामने एक पेड़ की डाल से लटकती दिखती है एक औरत की लाश, जो धीरे धीरे आंखें खोलती है। भैया, वो लाश देखो। अबे ये क्या दिखा दिया तूने? ट्रक रुकता है, हेडलाइट दोबारा जलती है, लेकिन लाश गायब होती है। कुछ दूर एक पुराना ढाबा मिलता है, वहां एक बुढ़ा आदमी उन्हें घूरता है। NH 317A पे हो तो अपने साथ ट्रक में ये नींबू रख लो। जब औरत दिखे ब्रेक मत मारना, वरना तुम्हारी आत्मा वहीं रुक जाएगी। अरे तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं वो हूं जिसने कभी ब्रेक मारा था। ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। रात के 3 बजे ट्रक फिर एक मोड़ पर आता है। रुक जाओ भैया, ट्रक चलाते रहो, ब्रेक मत मारना। लेकिन ट्रक बिना ब्रेक मारे ही खुद ब खुद रुक जाता है। औरत पास आकर धीरे से कहती है, कल्याणी, तू फिर से आ गई। जग्गा चौंक कर देखता है, औरत ट्रक से बातें कर रही है। ट्रक का हॉर्न अपने आप बजता है, गियर अपने आप बदलता है। बल्ली को पीछे सीट पर खून से सनी एक डायरी मिलती है। उस डायरी में राहुल नाम का जिक्र होता है। राहुल, ट्रक ड्राइवर जो 3 साल पहले इसी रोड पर गायब हुआ था। कल्याणी ट्रक पहले राहुल के पास ही था, उसके गायब होने के बाद ही मैंने ये ट्रक लिया था। अब दोनों समझ जाते हैं कि ट्रक के साथ कुछ गंभीर और शापित जुड़ा है। ट्रक एक जगह खुद रुक जाता है, जहां जमीन काली और जली हुई दिखती है। वो औरत वहां फिर प्रकट होती है। मैं राहुल की पत्नी हूँ, उसी कल्याणी में उसका खून बहा था। तुमने ट्रक खरीदा पर राहुल की आत्मा नहीं। मैं तो उसे सिर्फ ड्राइव करता हूँ। मेरा राहुल की आत्मा से क्या लेना देना? मुझे छोड़ दो। अब मुझे मेरा ट्रक चाहिए और उसका ड्राइवर भी। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुलता है, जग्गा हवा में उड़ता है और गायब हो जाता है। बल्ली बेसुध हो जाता है। सुबह पुलिस आती है। ट्रक कल्याणी वहीं खड़ा होता है, इंजन ठंडा, लेकिन सीट पर जग्गा की डायरी। एक और ड्राइवर गायब और वही ट्रक फिर से खड़ा। ये रहस्य तो और गहराता जा रहा है कि ड्राइवर को किसने गायब किया और क्यों। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है कि अगला कौन? हिमाचल के परिवहन डिपो में अचानक ट्रक नंबर 786 लौटा। इंजन गर्म था, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं। गेटकीपर से लेकर मैनेजर तक सब सन्न। हर कोई उस ट्रक को देखता जैसे कोई भूतिया चीज हो। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था इसे जलते हुए। ये तो कबाड़ हो गया था। लेकिन ट्रक खड़ा था, चमकदार, नया सा, बस नंबर प्लेट वही पुराना HP 786। जो भी इस बार चलाएगा उसे दोगुना पैसा मिलेगा। पैसा ही चाहिए मुझे,
भूत प्रेत सब बकवास है। मैंने जो भी देखा वो सब बस मेरी आंखों का धोखा हो सकता है। मैं इन बातों को नहीं मानता। रात 9:45 पर बल्ली ट्रक लेकर निकला। रास्ता वही कल्याणी घाटी का जहां पहले हादसे हुए थे। कोहरा घना था और ट्रक की लाइट भी धुंध में खो जाती। चलो ट्रक महाराज, देखते हैं तेरा दम कितना है। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स जलने बुझने लग जाती है और ट्रक का रेडियो चालू हो जाता है बिना छुए। तू आया है, तू अब वापस नहीं लौटेगा। बल्ली डरता है लेकिन हंसता भी है। लगता है कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है। पर एक मोड़ पर पहुंचते ही ट्रक रुक जाता है। इंजन चालू है पर ट्रक हिल नहीं रहा। बल्ली बाहर निकलता है। वहां कोई नहीं होता पर हवा में बर्फीली सिहरन है। अचानक पिछली सीट से किसी के रोने की आवाज आती है। वो भागता है, दरवाजा खोलता है। वहां भी कोई नहीं होता लेकिन सीट पर पानी के धब्बे होते हैं। ट्रक फिर से चलने लगता है खुद से। स्टीयरिंग पर बल्ली का हाथ नहीं पर ट्रक मोड़ ले रहा है। बल्ली चीखता है मगर ट्रक खुद ब खुद दिशा तय करता है। कौन है तू? कौन चला रहा है ट्रक? अचानक ट्रक के शीशे में चेहरा उभरता है जग्गा का। मुझे भी यही ट्रक मिला था, मैं तो मर गया, पर अब तेरी बारी है। बल्ली चिल्लाता है, ब्रेक मारता है मगर ट्रक नहीं रुकता। पहाड़ी की ढलान पर ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा होता है। एक पुराने मंदिर के सामने ट्रक खुद ब खुद रुक जाता है। मंदिर टूटा फूटा है पर भीतर से रोशनी आ रही होती है। बल्ली अंदर जाता है। वहां एक बाबा ध्यान मग्न होते हैं। बाबा, बाबा बचा लो, मुझे बचा लो बाबा। ये ट्रक कोई है इसमें जो मुझे मारना चाहता है। ये ट्रक शापित है। 22 साल पहले इसमें एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था। वही आत्माएं अब इसे जलाती है। जग्गा भी उसी रात गया था जब उसने इन आत्माओं का मजाक उड़ाया। बल्ली कांपता है और कांपते कांपते बाबा से पूछता है, बाबा मुझे इस ट्रक से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताओ। अगर तुझे इससे मुक्ति चाहिए तो अग्नि में ट्रक को जलाना होगा, नहीं तो तू भी इसी का हिस्सा बन जाएगा। पर बाबा मैंने सुना है कि इस ट्रक को पहले भी जलाया गया था। परंतु जलने के बाद भी इसका मुक्ति प्रतिष्ठान अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ये केवल उसी जगह जाकर किया जा सकता है जहां इसके साथ पहले वो हादसा हुआ था। बल्ली ट्रक में बैठता है और उसे उसी घाटी की ओर मोड़ता है जहां हादसा हुआ था। ट्रक जैसे सब कुछ जानता हो। मोड़ आते हैं, धुंध छटती है और अचानक आग लग जाती है इंजन में। बल्ली बाहर कूदता है। ट्रक धधकता है लेकिन जलते ट्रक के शीशे में बल्ली का चेहरा नहीं, जग्गा का चेहरा होता है। ट्रक के बाहर कूदने के बाद बल्ली बेहोश हो गया। अगली सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में पाया, जिंदा लेकिन सदमे में। अरे ये वही ट्रक वाला है ना? अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। हाँ वही है, लेकिन ट्रक तो वहां नहीं था। जब सब उस जगह पहुंचे जहां ट्रक धधक रहा था, वहां केवल जल चुकी मिट्टी और कुछ लोहे के टुकड़े बचे थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि वहां किसी भी तरह का विस्फोट या आग लगने के कोई निशान नहीं थे। बल्ली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन तक वो बोल नहीं पाया। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। पर 5वें दिन उसने अचानक आंखें खोली और धीरे से बोला, वो अंदर है, अब मैं भी वही हूं। डॉक्टरों ने उसकी बात को मानसिक भ्रम माना, लेकिन एक नर्स ने नोट किया कि बल्ली की आंखें अब पहली जैसी नहीं थी, उनमें किसी और की परछाई थी। 2 महीने बाद
ट्रक 786 फिर से डिपो में लौट आया, बिल्कुल नया, बिना किसी स्क्रैच के। उस रात डिपो का एक नया ड्राइवर सुरेश, जिसकी पोस्टिंग हाल ही में हुई थी, ड्यूटी पर आया। सुरेश, ये ट्रक ले जा सकेगा तू? लंबे रूट पर है। जी सर, एकदम फिट हूं मैं। ट्रक की चाबी उसे दे दी गई। सुरेश ने ट्रक के भीतर कदम रखा और उसे तेज सिहरन महसूस हुई, लेकिन वो हिम्मत करके बैठ गया। जैसे उसने इंजन स्टार्ट किया, एक जानी पहचानी आवाज रेडियो से आई। तू आया है, तू अब वापस नहीं लौटेगा। सुरेश मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई और था। उसकी आंखें अब बल्ली की तरह चमक रही थी। सच ये था कि बल्ली कभी ट्रक से बाहर आया ही नहीं था। वो आग जिसमें ट्रक जलता दिखा, असल में एक भ्रम था। ट्रक नंबर 786 आत्माओं का घर बन चुका था। हर नया ड्राइवर जो इसे चलाता, वो धीरे धीरे उस आत्मा का हिस्सा बन जाता जो पहले उसमें समाई होती थी। जग्गा, बल्ली, अब सुरेश, हर आत्मा पिछले की जगह लेती और ट्रक यूं ही चलता रहता, एक अंतहीन यात्रा पर। अब ट्रक को चलाने वाला सुरेश नहीं था, बल्ली था। ट्रक 786 अब फिर से एक ड्राइवर की तलाश में था। तुम्हारा अगला नंबर भी हो सकता है। क्या आप जाना चाहोगे किसी सुनसान ट्रिप पर इस ट्रक के साथ? पहाड़ियों से घिरे घने जंगल में एक लड़की के बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर काफी चोटें थी। वो वहां किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, पर अचानक से एक साया उसके सामने आता है और उसकी चीख उस घने जंगल में गूंजती है। कुछ साल बाद ये कहानी 3 सहेलियों की है, रिया, कविता और आंचल की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। वो तीनों बचपन की दोस्त थी और जब उन्हें पता चलता है कि कॉलेज से उन्हें कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर ले जा रहा है, ट्रिप का नाम सुनते ही सभी बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उनमें अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी आंचल। क्या फायदा यार ऐसे ट्रिप का जहाँ मैं जा ही नहीं सकती। लेकिन क्यों आंचल, तू हमारे साथ इस ट्रिप पर क्यों नहीं जा रही? यार तुझे तो पता है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं जाने नहीं देते। अब तू ही बता, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ इस ट्रिप पर कैसे चली जाऊं? हाँ चल, तू परेशान मत हो, तेरे घर में हम बात कर लेंगे। वैसे भी तू पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है, तेरा जाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार तुझे तो पता है ना, बचपन से ही मेरे ऊपर बुरी शक्तियों का साया रहा है। यही वजह है कि माँ पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। हाँ चल, हमें पता है, लेकिन तू कब तक इस डर से कहीं बाहर नहीं जाएगी? कब तक अंकल आंटी इस तरह तेरा कवच बनकर तेरी रक्षा करेंगे? एक ना एक दिन तो तुझे उनसे दूर होना ही होगा। आज नहीं तो कल वे तेरी शादी भी तो करवाएंगे ना। और वैसे भी तू कॉलेज की ट्रिप पर अकेली दौड़ने ना जा रही है, हम भी तो तेरे साथ हैं। और तू और टीचर भी तो तेरे घर में बात कर लेगी। अपने दोस्तों की बात से आंचल एग्री होती है, जिसके बाद आंचल की टीचर ही उसके घर वालों से बात करती है। अब ना चाहते हुए भी आंचल के घर वाले उस ट्रिप पर भेज देते हैं। पहली बार तीनों दोस्त ट्रिप पर जा रही थी। इस खुशी में उन तीनों को नींद ही नहीं आ रही थी। अब अगली सुबह होते ही तीनों दोस्त कॉलेज जाती है और कॉलेज वाले कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियों को बस में बैठाकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ते हैं। बस में बहुत हलचल हो रही थी, कोई गाना गा रहा था तो कोई मस्ती कर रहा था। आंचल को विंडो सीट पसंद थी, इसलिए वो शांत बस में विंडो सीट के पास बैठी बाहर का नजारा देख रही थी। उसे हसीन वादियां और शांत एनवायरनमेंट बहुत पसंद था। बस में इतनी चहल पहल होने के बाद भी आंचल का पूरा ध्यान बस से बाहर था। अब वो लोग जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचते हैं, वैसे ही आंचल के चेहरे पर एक ठंडी हवा आती है और उसे किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है। आंचल को बचपन से ही भूत प्रेत से काफी डर लगता था,
कई बार उसे कुछ बुरी शक्तियों का भी अपने पास होने का एहसास हो चुका था। बस यही वजह थी कि उसके घर वाले उसे अकेले कहीं नहीं जाने देते थे, क्योंकि कई बार आंचल के ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो चुकी थी। शायद ऐसा ही कुछ इस बार भी आंचल के साथ होने वाला था। बस अपने रास्ते चल रही थी। जैसे ही वो ठंडी हवा आंचल की चेहरे पर लगती है, वो घबरा जाती है और उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कोई बुरी शक्ति है। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी आंचल के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वो घबराती हुई रिया से कहती है, रिया, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैम, इस ड्राइवर से बोलो ना कोई दूसरा रास्ता ले ले, या तो फिर यहाँ से तेजी से बस चलाए। तुम जानती हो ना, अगर मेरे आसपास कोई बुरी शक्तियाँ होती है तो मुझे उनका आभास होता है, और मुझे अभी आभास हो रहा है। रिया इन सब बातों पर विश्वास करती थी और रिया आंचल की बचपन की दोस्त थी, तो उसने कई बार आंचल की बुरी हालत देखी थी। इसलिए वो आंचल की बात पर विश्वास कर लेती है और कविता से कहती है, कविता, आंचल को यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा है, और तू जानती है ना आंचल के बारे में। मैम से बोल कि ड्राइवर को बोले कि रास्ता चेंज कर ले, या फिर बस तेजी से चला ले। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। प्रिया, आंचल के बारे में सिर्फ तुझे और मुझे पता है, और किसी को नहीं। यहाँ कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, और हम सब एक साथ हैं, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तीन सहेलियां आपस में बात कर ही रही होती है कि अचानक से बस रुक जाती है और बस के पीछे से धुआं निकलने लगता है। अचानक से ब्रेक लगते ही आंचल समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है, पर बस में बैठे बाकी सभी इसे एक अनहोनी समझते हैं। अब सभी बस से नीचे उतरते हैं और ड्राइवर बस को देखकर टीचर और कॉलेज के सभी बच्चों से कहता है, मैडम, बस खराब हो गई है, अब ये बस नहीं चल पाएगी। हमें किसी मैकेनिक को बुलाकर इस बस को ठीक करवाना पड़ेगा। ड्राइवर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम हाईवे पर हैं। इतनी रात में यहाँ पर मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? मैडम, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बस भी ना इसी समय पर धोखा दे जाती है। चलो हम सब थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, क्या पता आसपास में रहने के लिए कोई होटल मिल जाए। इतना बोलकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट एक साथ चलने लगते हैं। सब आपस में उस रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, पर आंचल अब भी डरी सहमी चल रही थी। आंचल को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है, कोई उसके साथ चल रहा है। आंचल रिया और कविता से कुछ बोलती उससे पहले ही उसे महसूस होता है जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। आंचल डरती हुई पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार फिर वो अपने कॉलेज के बच्चों के साथ चलने के लिए आगे की ओर घूमती है तो वो देखती है कि कॉलेज के सभी बच्चे गायब हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसकी दोस्त रिया और कविता भी उसके साथ नहीं है और वो खुद एक अनजान सी जगह में है। वो खुद को एक घने से जंगल में पाती है और तभी एक बिजली पेड़ पर गिरती है। कुछ देर बाद एक पेड़ टूटकर आंचल की तरफ गिरने लगता है, पर आंचल खुद को बचा लेती है और डरती हुई जंगल से बाहर भागने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से एक हाथ आंचल का पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खींच लेता है। बचाओ, कोई है यहाँ, कोई मुझे बचाओ। इतना बोलकर आंचल जैसे तैसे अपना पैर छुड़वाकर एक बार फिर भागने लगती है और एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरते ही कविता उसे उठाती है और उससे कहती है, आंचल, क्या हुआ तुझे? तू अचानक से कैसे गिर गई यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आंचल अपने सामने कविता और बाकी लोगों को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। उसके साथ जो घटना घटी थी उसके बारे में आंचल उन सबको बताना चाहती थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद आंचल की टीचर उससे कहती है, आंचल, इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है? सब ठीक तो है ना? चलो हम पहले होटल चलते हैं। होटल सामने ही दिख रहा है, फिर वहां जाकर तुम बताना तुम्हें हुआ क्या है।
ठीक हो तुम? आंचल की ऐसी हालत देखकर उसकी टीचर भी समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब वो लोग जल्दी से एक होटल में जाते हैं और 3 कमरे बुक करते हैं, जिसमें एक कमरे में आंचल, कविता, रिया और उसकी टीचर थे, तो दूसरे कमरे में बाकी के सभी स्टूडेंट और तीसरे कमरे में बस ड्राइवर। कमरे में आने के बाद सब फ्रेश हो जाते हैं और आंचल अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी। ये देख उसकी टीचर उससे कहती है, आंचल, मैं काफी देर से देख रही हूँ, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बस में भी तुम उदास चुपचाप बैठी थी और खिड़की के बाहर ही देख रही थी। तुम अब भी काफी डरी हुई हो और इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? टीचर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर बचपन से ही मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का आभास होता है और यहाँ रात में हमारे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये पूरा गांव ही शैतानी शक्तियों से भरा हुआ है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कहीं भी मुझे अपना शिकार न बना ले। आंचल की बातों से टीचर भी डर जाती है, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रात बिताने की सोचती है। आंचल की टीचर आंचल को और उसकी दोस्तों को कुछ तो समझा देती है, पर जब से उसने आंचल के मुंह से ये सब कुछ सुना था, तब से वो खुद भी अंदर से डर चुकी थी। अभी वो लोग सही से आराम भी नहीं कर पाए थे कि अचानक से उनके कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटता है। इस वक्त कौन हो सकता है और इतनी तेज से दरवाजा कौन पीट रहा है? लड़कियों, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। पर मैम, इस वक्त दरवाजा खोलना सही नहीं रहेगा, रहने देते हैं। बहुत जल्द सुबह होने वाली है, अब सीधा सुबह ही दरवाजा खोलेंगे। रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पता बाहर हमारा कोई साथी हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। ऐसे में हम स्वार्थी नहीं बन सकते। इतना बोलकर रिया की टीचर दरवाजा खोलती है और वो दरवाजे के बाहर बस ड्राइवर को देखते हैं। बस ड्राइवर को देख सभी हैरान हो जाते हैं और टीचर बस ड्राइवर से सवाल करती है, ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम इतनी रात को इतनी जोर से दरवाजे को क्यों पीट रहे हो? तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर भी तो है, तुम मुझे फोन भी कर सकते हो। जानते हो तुम्हारी वजह से लड़कियां कितनी ज्यादा डर गई हैं। माफ करना मैडम, पर फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, इसलिए फोन नहीं कर सका। वैसे मैंने यहाँ के होटल स्टाफ से बात की तो उसमें से एक मैकेनिकल इंजीनियर निकला। उसने कहा है कि वो बस ठीक कर देगा। एक बार आप उस मैकेनिक से बात कर लीजिए, वो पैसे थोड़े ज्यादा मांग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम चलो। लड़कियों, दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। इतना बोलकर टीचर बस ड्राइवर के साथ चल देती है और थोड़ी ही दूर जाकर बस ड्राइवर अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा लेता है और आंचल को देखकर एक डरावनी हंसी हंसता है। ये देखकर आंचल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये नजारा सिर्फ और सिर्फ आंचल ही देख पा रही थी। आंचल अपने दोनों दोस्तों को इस बारे में बताती है। रिया, कविता, टीचर जिसके साथ गई है वे हमारा बस ड्राइवर नहीं है, वे कोई बुरी शक्ति है। हमें अपनी टीचर को बचाना होगा। आंचल, ये तो क्या कह रही है? क्या तूने सच में फिर से कुछ देखा? हाँ। ये सुनते ही रिया और कविता के होश उड़ जाते हैं। अब वो तीनों अपनी टीचर को बताने के लिए आगे जाती है, पर तभी उनके रास्ते में उनका बस ड्राइवर आता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। वो उनके सामने आते ही उनके पैरों के सामने गिर जाता है और अधमरी हालत में कहता है, जल्दी से कॉलेज के सभी बच्चों को बचाओ, सभी की जान खतरे में है। इतना बोलकर बस ड्राइवर अपना दम वहीं तोड़ देता है। बस ड्राइवर को अपने सामने मरता देख रिया और कविता को आंचल की कही हर एक बात पर यकीन हो जाता है और बस तीनों अपनी टीचर को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है, जहाँ वो देखती है कि उनकी टीचर और कॉलेज के बाकी बच्चे उस आत्मा के वश में हैं और वे सभी खाई की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। टीचर रुक जाओ, आगे खाई है। आप सबको क्या हो गया है? आप सब हमारी आवाजें क्यों नहीं सुन रहे? हाँ चल, अब तू ही कुछ कर सकती है।
कुछ तो करके देख, हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा कोई? उन सबको कुछ हो जाए उससे पहले तो कुछ कर। अब रिया और कविता को सिर्फ आंचल से ही उम्मीद थी, क्योंकि आंचल बचपन से ही बुरी शक्तियों के बीच पली बड़ी थी और वो बुरी शक्तियों को पहचान सकती थी। आंचल अपने गले के ताबीज पर हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने एक भयानक काला साया आ जाता है। उस काले साये को देख आंचल का माथा पसीने से भीग जाता है, लेकिन फिर भी आंचल हिम्मत नहीं हारती और वो आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और रिया और कविता को हवा में उड़ाकर खाई में फेंक देता है। खाई में गिरते ही रिया और कविता की मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों का अंतिम समय देखकर आंचल जमीन पर बैठ जाती है कि तभी उसे वहां पर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तुझे क्या लगा कि तू अपने इस ताबीज की शक्ति से इन लोगों को बचा लेगी? नहीं मूर्ख लड़की, तू आत्माओं की दुनिया में है, तू इस काली अंधेरी में है, तू किसी को नहीं बचा सकती। आंचल कुछ बोलती कि तभी वो काली रात और घनी हो जाती है और उस काले अंधेरे में न सिर्फ आंचल की टीचर बल्कि उसके कॉलेज के सभी स्टूडेंट जो ट्रिप पर आए थे उस खाई में एक एक कर अपनी छलांग लगाते हैं। आंचल सभी को आवाज लगाती रहती है, वो चीखती रहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और इस तरह आंचल के साथ आए हुए जितने भी लोग थे उन सभी की मौत हो जाती है। अगर कोई बचता है तो वो थी आंचल, क्योंकि उसके गले में वो लॉकेट था। आंचल अपने सामने अपने सभी दोस्तों और टीचर के मृत शरीर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है और जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। उसके आसपास पुलिस थी। पुलिस उससे पूछताछ करती, लेकिन आंचल अपनी आवाज खो बैठती है। उस सदमे का आंचल पर इतना गहरा असर हुआ था कि आंचल अब अपनी जिंदगी में कभी बोल ही नहीं सकती थी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।